अब देखो, ये जो चैप्टर है, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, इसका शॉर्ट फॉर्म है एडी। और एग्रीगेट सप्लाई, इसको बोलेंगे एएस। मेरी बात फिर से ध्यान देना। एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट फॉर्म एडी, एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट फॉर्म एएस। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई? देखो, आप एक चीज समझना इस चैप्टर में। ये चैप्टर और इसके बाद अगला चैप्टर, जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर और इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है पूरा। और अगर आपको ये वाला अच्छे से समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, वरना डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। बुक के अंदर आपको ये जो चैप्टर है, ये दोनों यूनिट मिलते हैं विद द नेम ऑफ वर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में दो यूनिट कवर्ड है, एडीएएस और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? अब क्या होता है, अब देखो, जो एडीएएस चैप्टर और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम चैप्टर है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, एडीएएस अगर समझ आएगा तो ही शॉर्ट रन का पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है ना? अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई? तो देखो, यहाँ पे एक चीज समझना। जैसे मैंने बात किया वर्ड एग्रीगेट डिमांड का, तो देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ड एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड जो वर्ड है, और एक बात करता हूं वर्ड एग्रीगेट सप्लाई की। अब दिस वर्ड इज रिलेटेड विद कंज्यूमर। डिमांड हमेशा कौन करते हैं? कंज्यूमर। एंड सप्लाई वर्ड इज रिलेटेड विद प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले ये समझना, डिमांड वर्ड इज रिलेटेड विद कंज्यूमर एंड सप्लाई वर्ड इज रिलेटेड विद प्रोड्यूसर। और जब भी कोई पर्सन डिमांड करता है, तो डिमांड हमेशा करता है इन रिस्पेक्ट टू हिज इनकम। भाई, मेरी कितनी कमाई होगी, मैं उस हिसाब से डिमांड करूंगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, इसको हमेशा पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू वर्ड इनकम। एडीएस चैप्टर है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, डिमांड हमेशा करता है कंज्यूमर, एंड द कंज्यूमर मेक्स डिमांड अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। In this chapter, the income word will always be reflected with the symbol Y. Income word को हमेशा किससे रिफ्लेक्ट करेंगे? Y से। तो अब आप मेरी बात समझना, अगर मैंने बात किया एग्रीगेट डिमांड का, तो डिमांड का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में एक साल के अंदर कंज्यूमर कितना खर्चा करने को तैयार है, वो डिमांड है। और वो खर्चा उतना ही करेगा जितनी उसकी कमाई है। इन अ पर्टिकुलर ईयर, इन अ इकोनॉमी, कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है, वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। और प्रोड्यूसर कितना मार्केट में गुड सप्लाई करने को रेडी है, वो कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? तो लगाओ हेडिंग अप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो, एग्रीगेट डिमांड, जहां भी वर्ड एग्रीगेट डिमांड बोलूं, शॉर्ट फॉर्म एडी करते जाना। ठीक है ना? तो लिखो एग्रीगेट डिमांड, लिखना इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड लिखो, इट मीन्स द सम टोटल ऑफ expenditure that consumer plans to incur, the sum total of expenditure that consumer plans to incur on purchase of goods and services, sum total of expenditure that consumer plans to incur on purchase of goods and services during the year corresponding to different level of income.
और इनकम को ब्रैकेट में लिख देना y। यहां तक लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, द बिहेवियर ऑफ एडी is always studied, is always studied with reference to, डिमांड को, अगर आपको डिमांड का बिहेवियर चेक करना है कि भाई कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, तो हमेशा स्टडी करोगे विद रेफरेंस टू इनकम। स्टडी रेफरेंस टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, is always studied with reference to different level of income। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम मतलब कंज्यूमर डिमांड उतना करेगा जितनी उसकी क्या होगी, कंज्यूमर डिमांड उतना ही करेगा जितनी उसकी इनकम होगी। अच्छा अब मेरे को है ना एक बात बताओ, जैसे अज्यूम करो मैंने कहा आप लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा, तीन मेथड पढ़े होंगे, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। और तीनों से नेशनल इनकम हमेशा क्या आती है, सेम। आपको इसे मेथड करो क्योंकि वैल्यू एडेड नॉर्मली इनकम में कन्वर्ट होता है और इनकम जनरली कंज्यूमर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब एक्सपेंडिचर इनकर करते थे, ध्यान समझना, जब आप एक्सपेंडिचर इनकर करते थे आप लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा और उस एक्सपेंडिचर में आपने चार कंपोनेंट पढ़े होंगे और वो चारों कंपोनेंट को ऐड करते थे तो क्या बनता था, जीडीपी एमपी बनता था। ध्यान है सब लोगों को, इफ यू ऐड ऑल दोज फोर कंपोनेंट तो आपका जो वैल्यू आता था जीडीपी एमपी बनता था और उसको नेशनल इनकम पे कन्वर्ट करने के लिए एनएनपीएफसी में जाना पड़ता था, ठीक है ना। ये तो आइडिया है सबको। तो जी टू एन कैसे आते थे, लेस करते डिप्रीशिएशन, डी टू एन अपन एनएफआई एडजस्ट करते थे और एमपी टू एफसी में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट एडजस्ट करते थे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जब मैंने बात किया एक्सपेंडिचर मेथड का, तो इस एक्सपेंडिचर के अंदर चार कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट कौन सा था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा था, गवर्नमेंट फाइनल। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और लास्ट था नेट एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस करता है, जैसे मान लो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बने। अब आप एक चीज समझना, इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए। आज जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं, बदले तुम मेरे को फीस पे कर रहे हो, ये एक सर्विस हो गई। आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हो। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर हमेशा दो ही तरफ होता है। मतलब अगर मैं सब कुछ, जैसे अपन ने कैश फ्लो पढ़ा था ना, अपन कैश का कितना भी फ्लो ये तीन एक्टिविटी में जाएगा ही सही। उसी तरह जब भी पर्सन इनकम अर्न करता है वो दो ही चीज करता है, या तो उसको खर्च कर देगा या क्या करेगा, उसको सेविंग करेगा। आप अगर कुछ भी करोगे, आज तुम मेरे को पैसा दे रहे हो तो वो एक तरह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कोई, मान लो अज्यूम करो मैं किराया दे रहा हूं, तो वो एक तरह से मेरा कंजम्पशन है। तो जो भी डिमांड होती है या जो भी बंदे की इनकम होती है वो हमेशा दो चीज पे खर्च होती है, या तो वो उससे कंज्यूम करेगा या उससे सेविंग करेगा। अगर आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेविंग कर रहे हो आप, एक तरह से सेविंग कह दो, या एक तरह से उसको और क्या बोल सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इनकम होता है वो जो डिमांड होती है वो हमेशा डिपेंड किसके ऊपर करती है, और जो पर्सन इनकम स्पेंड करता है, जो पर्सन इनकम स्पेंड करता है वो इनकम मेनली दो चीज पे स्पेंड होती है, या तो बंदा उसको कंज्यूम करेगा या पैसा, अब अगर मैं कमाऊंगा तो मैं खर्चा करूंगा, बचत करूंगा। अब आप बोलो सर हमने ये किया वो किया, सब कुछ इन दो चीज के अलावा में नहीं आएगी, आप इन दो के अलावा और कहीं नहीं जाएगी, या तो खर्चा या बचत। मेरी बात समझे आप। तो अब जब मैंने ये बोला कि इनकम की जब मैं बात करता हूं तो इनकम मेनली दो तरफ स्पेंड होती है, या तो इनकम क्या करी जाएगी, कंज्यूम, या फिर वो क्या करी जाएगी, सेव। सेव मतलब इन्वेस्टमेंट होगा एक तरह से। तो अब मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की,
सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब हुआ हम कितना खर्चा करने को तैयार है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो खर्चा या तो कंजम्पशन के लिए हो सकता है या फिर सेविंग के लिए हो सकता है। आप अगर एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट की बात करो तो आप मेरे को बताओ, आपने क्या पढ़ा था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, तो यहां क्या हो रहा है एक तरह से कंजम्पशन। एक आपने पढ़ा था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तो एक तरह से वहां भी क्या हो रहा है कंजम्पशन। फिर आपने पढ़ा था डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेट कैपिटल फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ। अब वो हो सकता है फिक्स इन्वेस्टमेंट हो या करंट इन्वेस्टमेंट हो, बट है तो इन्वेस्टमेंट ना। और लास्ट क्या पढ़ा था अपन ने, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट भी तो वही करोगे जो देश में बना है सामान। अल्टीमेट जो आप एक्सपोर्ट करोगे इंपोर्ट करोगे, अल्टीमेट एक्सपोर्ट नेट वही तो करोगे जो यहाँ बना हुआ है। या यहाँ से सर्विसेज दे रहे हो तो भी तो एक्सपोर्ट में काउंट होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, वॉट एवर इज योर डिमांड, डिमांड ऑलवेज डिपेंड ऑन इनकम, एंड इनकम इज ऑलवेज स्पेंडेड ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि जो डिमांड होती है बंदे की, वो डिमांड नॉर्मली किसके लिए होगी, या तो वो डिमांड से क्या करेगा, गुड्स को कंज्यूम, या फिर वो डिमांड को क्या करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो अब जब मैं बात करता हूं व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो डिमांड के मेजर दो कंपोनेंट है, एक तो कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कह दो या सेविंग कह दो उसको। लेकिन थ्योरेटिकली कभी कभी आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड दो फॉर्म में आपको बुक में गिवन होते हैं। एक तो होते हैं इन द क्लोज इकोनॉमी, एक तो होता है क्लोज इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे देशों से इंटरेक्ट नहीं करती है। और एक होता है एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट कौन सी इकोनॉमी में, जो दूसरे देशों से फ्रीली इंटरेक्ट करती है। तो जब मैं क्लोज इकोनॉमी की बात करता हूं तो उसमें एक्सपोर्ट नहीं आता है, क्योंकि वो हमारे देश से बात कर रही है सिर्फ। और जब मैं ओपन इकोनॉमी की बात करता हूं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो वो पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रही है। तो यहां पे क्या होगा, प्राइवेट आएगा, गवर्नमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा, बट क्या नहीं आएगा क्लोज इकोनॉमी में। और ओपन इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, एक और एक्सपोर्ट। ये तीन तो होंगे जी, साथ में और क्या जुड़ जाएगा, एक्सपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड के जो मेजर कंपोनेंट है वो तो कंजम्पशन और सेविंग है। बट अगर उसको इकोनॉमी के फॉर्म में क्लासिफाई करूं तो दो इकोनॉमी के अंदर एक तो होती है क्लोज और एक होती है ओपन। ओपन में आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा और क्लोज इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आएगा। तो अब लगाओ अगला हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें लिखो क्लोज इकोनॉमी, और सेकंड लिखो ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी और सेकंड लिखो ओपन इकोनॉमी। अब नेक्स्ट लाइन लिखो, द क्लोज इकोनॉमी मींस, द क्लोज्ड इकोनॉमी मींस the economy which does not interact which does not interact with rest of the world। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन, कंपोनेंट्स इन क्लोज इकोनॉमी। नेक्स्ट लाइन, कंपोनेंट्स इन क्लोज इकोनॉमी। कंपोनेंट्स इन क्लोज इकोनॉमी, तो उसमें लिखो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों इंक्लूड कर लिया, कंजम्पशन भी और ये तो हो गया प्राइवेट का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये तो प्राइवेट का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हो गया, और अगला क्या हुआ, गवर्नमेंट का कंजम्पशन, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो गया और कंजम्पशन के लिए भी हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, एक नॉर्मल थ्योरी में पूछ लिया जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज इकोनॉमी, ठीक है ना। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, ब्रैकेट में लिखना, विच इंटरैक्ट with rest of world, which interact with rest of world, apart from above, net export will also be included, मतलब उसमें और क्या जुड़ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट और जुड़ जाएगा। मतलब ये तीन तो ही सही, और साथ में और क्या जुड़ गया, नेट एक्सपोर्ट और जुड़ दिया। तो अब बताओ, ईडी के मेजर दो कंपोनेंट हुए, मेजर तो कंपोनेंट दो है, एक तो कंजम्पशन और एक एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और एक सेविंग, कंजम्पशन और एक सेविंग। तो अब नेक्स्ट लाइन लिख लो, therefore the major component of AD is consumption, ब्रैकेट में लिखो C, एंड सेविंग ब्रैकेट में लिखो S, and both will depend on the level of income। तो बंदा डिमांड उतनी ही करेगा जितनी उसकी इनकम होगी, a person will demand only to the extent of his income, और ये जो इनकम होगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, कंजम्पशन और सेविंग में। तो डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, एंड दिस डिमांड एंड दिस इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस S। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो चीज है, एक तो C और एक S। अब अपने को मेन इस चैप्टर में दो चीजें डिस्कस करनी है, वन वी नीड टू डिस्कस C मतलब कंजम्पशन, एंड अनदर वी नीड टू डिस्कस S मतलब सेविंग। तो डिमांड का मतलब क्या हुआ कि लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और डिमांड हमेशा स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू इनकम। अब यहाँ पर पता है एक चीज ध्यान रखना, ये मैं सब जो पढ़ रहा हूँ ना, हमेशा अपन जो पढ़ते हैं वो हमेशा होती है प्लानिंग, मतलब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअल पोजीशन क्या है वो डिपेंड करेगा, हमको नहीं पता। ये सब है प्लानिंग, मतलब हमने क्या किया, ये प्लान कि एक बंदा कितना प्लान करना चाहता है। अभी एक्चुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल कितनी होगी नहीं पता, बट कितना प्लान करना चाहता है वही हम थ्योरेटिकल पढ़ पाते हैं। कि थ्योरेटिकली आप ये पढ़ पाओगे इकोनॉमी कितना एस्टिमेट करती, कितने लोग डिमांड करेंगे, और वो डिमांड उतना ही करेंगे जितनी उनकी इनकम होगी। आई बात समझ में। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दो चीज है कि डिमांड जो है उसके मेजर दो कंपोनेंट, एक तो सी और एक एस। सी मतलब, एस मतलब सेविंग। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, सबसे पहले फर्स्ट कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन ब्रैकेट में लिखो सी, कंजम्पशन फंक्शन ब्रैकेट में लिखो सी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंजम्पशन फंक्शन? जो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो ये बताता है अलग अलग इनकम के लेवल पे क्या कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन
कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि अलग अलग कमाई पे कंजम्पशन क्या होगा वो बताता है कंजम्पशन फंक्शन। अब मेरे को आप एक चीज लॉजिकल सोच के बताओ, नोटिंग बाद में करते हैं हम लोग, एक से बताना। मान लो इनकम जीरो है, इनकम जीरो है, कुछ भी इनकम नहीं है, तो बताओ कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तुम लोगों की इनकम क्या है? भाई किसी की होगी अलग बात है वो, बट एट प्रेजेंट जनरली इनकम क्या है? तुम कुछ कंज्यूम नहीं करते हो क्या? नहीं करते हो। जिंदा रहने का कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना भाई। आदमी को बेसिक नेसेसिटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बट कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना। आप ये कह सकते हो सर जीरो इनकम पे सेविंग नहीं होगी, बट आज मान लो इनकम जीरो है तो भी कुछ ना कुछ तो कंज्यूम होगा ही सही ना। आपको बेसिक नेसेसिटी के लिए कंजम्पशन तो चाहिए ना। तो इवन इफ इनकम इज जीरो, मिनिमम कंजम्पशन तो सबको चाहिए सही फॉर देयर सर्वाइवल। तो वो कंजम्पशन विच इज जनरेटेड एट इनकम जीरो लेवल, ऐसा कंजम्पशन जो जीरो इनकम लेवल पे होता है, उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मेरी बात फिर समझना, भले ही इनकम जीरो है तो भी एक पर्सन को सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो दैट पॉइंट एट विच इनकम इज जीरो और मैं सर्वाइवल के लिए खर्चा कर रहा हूं, वो कहलाता है मेरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहलाता है? और इस चैप्टर में उस कंजम्पशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं सी बार से। कैसे इंडिकेट करेंगे? उसका सिंबल होगा सी बार। मेरी बात फिर समझना, द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, या ऐसा बोल दूं द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज, बोलो, इज नोन एज, एंड दैट इज ऑलवेज इंडिकेटेड विथ सी बार। वो हमेशा किससे इंडिकेट होगा? सी बार से। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन, द फंक्शन दैट शोज, द फंक्शन दैट शोज relationship between, function that shows relationship between C ब्रैकेट में लिखो कंजम्पशन एंड Y ब्रैकेट में लिखो इनकम, is known as consumption function। वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन फंक्शन। लिखना, consumption which is done at zero level of income is known as autonomous consumption and indicated with C bar, and indicated with C bar। वो कंजम्पशन जो जीरो इनकम लेवल पे करते हैं वो कहलाता है ऑटोनोमस, और इंडिकेट किससे करना है उसको? हमेशा सी बार से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर इनकम लेवल जीरो है तो कुछ सेविंग हो पाएगी क्या? नहीं होगी। मतलब इस पॉइंट पे सेविंग क्या होगी? होगी पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखना, एट दिस पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा अभी आगे समझा रहा हूं मैं ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कंजम्पशन इनकम का रिलेशन क्या होगा? खुद सोचो। इनकम बढ़ेगी
कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, मतलब इनकम और कंजम्पशन रिलेशन क्या है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इनकम एंड कंजम्पशन हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इसमें है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस फंक्शन को स्टडी करने के लिए इकोनॉमी ने एक अजम्पशन ले रखा है। अजम्पशन क्या है कि जो रिलेशन होगा कंजम्पशन और इनकम का वो लीनियर फॉर्म में चलेगा। तो लिख लो नेक्स्ट स्लाइड में, द बेसिक अजम्पशन टू स्टडी कंजम्पशन फंक्शन, द बेसिक अजम्पशन to study consumption function is that relation between C and Y, C and Y मतलब consumption and income is linear. लीनियर मतलब लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो ही स्टडी कर पाएंगे हम लोग, मतलब कंजम्पशन को इनकम से तभी स्टडी कर पाएंगे जब लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको। अगर नहीं कर पाओगे तो स्टडी नहीं कर पाएंगे उस रिलेशनशिप को। थ्योरेटिकली तभी स्टडी कर पाएंगे जब कंजम्पशन इनकम का रिलेशन क्या चलेगा, लीनियर। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, हाँ नेगेटिव अभी बता रहा हूँ, आगे आ रहा है, अभी आ रहा है ना, यहां तक लिख लिया सब लोगों ने। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल, कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल एक कॉलम बना लो वाई इनकम, ये भी रुपीस में है ना, एक सिंपल टेबल बना लो। तो मैं एक इमेजिनरी डेटा ले रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है ना, इस डेटा को याद ही कर लेना आप, लगभग आपको हर बुक में ये डेटा मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये डेटा आपको क्या लर्न करोगे अपने मन से, आप लीनियर डेटा बनाना जाओगे दिक्कत आएगी। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है, डेटा याद कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो लिखो 0, मान लो इनकम मेरी 0, 50, 100, 150, तो 0 लेवल पे मान लो मेरा कंजम्पशन था 20, फिर कंजम्पशन हुआ 60, देखो ध्यान दो, मैंने आपके सामने कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल बना, राजवीर इधर देखो, बातें कर रहे हो, मांग ले एक बार अच्छे से, इधर ध्यान दो, कोई कॉपी ओपी नहीं चाहिए, इधर देखो। अब देखो इनकम 0, इस पे कंजम्पशन गिवन है। अब ये जो डेटा है मैंने आपको ही बताया कि इनकम और कंजम्पशन को स्टडी तभी कर पाएंगे जब रिलेशनशिप दोनों में क्या चलेगा, मतलब ग्राफ में लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड लाइन। जो लीनियर वर्ड है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर वेरिएबल, लीनियर बना है फ्रॉम द वर्ड लाइन, ठीक है। लीनियर अगर शॉर्ट बोलो तो इसका जो मेजर है वो लाइन वर्ड से लीनियर बना है। अब कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन अगर आप एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओ तो आप अलग अलग इनकम लेवल पे क्या क्या कंजम्पशन है वो निकाल सकते हो। मतलब इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है कि अलग अलग इनकम लेवल पे आपको कंजम्पशन का पॉइंट निकालना है। आपको अभी क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, आपको एक इनकम दे दी जाएगी, इतनी इनकम है, बताओ कंजम्पशन कितना होगा। तो वो रिलेशनशिप तभी आप बता पाओगे जब रिलेशनशिप दोनों में लीनियर होगा। अगर नॉन लीनियर रिलेशन में पता ही नहीं पड़ेगा कैसे निकालना है। अब ये चेक करना क्या दोनों में फंक्शन लीनियर है कि नहीं है। आपको कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा बताओ इसमें कंजम्पशन फंक्शन स्टडी कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो चेक करना पड़ेगा रिलेशनशिप लीनियर है कि नहीं है।
अब रिलेशनशिप अगर लीनियर है कि नहीं है वो कैसे चेक करते हैं, समझना मेरी बात। एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझना। देखो, जीरो इनकम पे कितना कंजम्पशन हो रहा है? 20। मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं तब भी 20 रुपए तो मेरे बेसिक नेसेसिटी के लिए स्पेंड कर रहा हूं। कुछ भी नहीं कमा रहा हूं तब भी कितना खर्चा कर रहा हूं बताओ? तो ये कौन सा कंजम्पशन हुआ, बोलो बोलो कौन सा है ये? और इसको इंडिकेट किससे करेंगे? सही बात। अब जब मेरी इनकम 0 से 50 पे गई, मतलब बोलो मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब चेंज और वाई मतलब इनकम। तो मैंने कहा सर अगर डेल्टा वाई 50 हुआ तो कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ? तो मेरा डेल्टा सी कितना हुआ? 40। गेटिंग माय पॉइंट? जब मेरी इनकम 50 रुपए से बढ़ी तो मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ा? 40 से। फिर मेरी इनकम कितने से बढ़ी वापस? तो मैंने वापस कितने से कंजम्पशन बढ़ाया? और फिर जब बढ़ी 50 से, मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ा? मतलब मैं यहां पर 10 रुपए की सेविंग कर रहा हूं। अगर मैं कह लूं इनकम के दो पार्ट, कंजम्पशन और सेविंग। इनकम के दो पार्ट, कंजम्पशन और सेविंग। तो आप बोलोगे सर यहां आप 10 की सेविंग कर रहे हो। अगर मैं बात करता हूं इधर, तो इधर 0 की सेविंग है। इधर तो और मेरे को -10 जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक इनकम इस लेवल पे आई नहीं, खर्चे मीट कर पाए। जैसे मान लो अभी तुम्हारा इनकम 0 है तो बहुत बेसिक कंजम्पशन है। बट जिस दिन इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही, सही ना? आज जैसे मान लो मैं जब स्टूडेंट था तो इनकम 0 थी तो कंजम्पशन कुछ नहीं था। बट ओवर द पीरियड जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो ऐसा थोड़ा ना होता पहला पैसा है और पहले में सेविंग करना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन और बढ़ेगा, बट सेविंग एक पॉइंट के बाद ही हो पाएगी। तो ये जो पॉइंट है जिसपे कंजम्पशन और इनकम बराबर है 100 के, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन। मतलब जहां पे मेरी सेविंग कुछ भी नहीं है और इसके पहले जब मेरी इनकम 50 थी, मेरा कंजम्पशन कितना हुआ? 60। तो इनकम बढ़ी तो थोड़ा और कंजम्पशन बढ़ा। तो सेविंग कितनी चल रही थी मेरी? नेगेटिव। और जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन तब भी 20 था, तो सेविंग क्या थी तब? माइनस। तो सेविंग प्रैक्टिकली यहां है 0, बट माइनस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि थ्योरेटिकली हमने क्या बोला, इनकम के दो पार्ट, कंजम्पशन और। तो जब मैं इक्वेट करूंगा, जब मैं y को c प्लस एस के इक्वेट करूंगा, तो जब y 0 है तो कंजम्पशन कितना है मेरा? तो s कितना आएगा मेरा? -20। मैं सेविंग कुछ नहीं कर पा रहा हूं और लेना पड़ रहा है मेरे को तो पैसा कहीं से। एक तरह से आप और बोरो कर रहे हो ना, सेविंग तो ही नहीं रही और बोरो कर रहे हो, इनकम नहीं है। इनकम 50 हुई, कंजम्पशन कितना किया? तो आप सेविंग के लिए -10 बोरो करोगे, मतलब आप अपने खर्चे मीट करने के 10 रुपए उधार लोगे कहीं से। इनकम 100 हुई, कंजम्पशन कितना किया? तो अब मैं क्या कर रहा हूं? कुछ भी उधार नहीं ले रहा हूं, मेरा काम हो रहा है। और अब इनकम बढ़ना चालू हो गई। अब मेरी कौन से पॉइंट पे आ गया हूं मैं? तो इनकम भी उसी पेस से बढ़ रही है, कंजम्पशन भी उसी पेस पे बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के इनकम ज्यादा होगी, किससे? तब जाके क्या जनरेट होगी? सेविंग। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर यह चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कंजम्पशन और इनकम का जो फंक्शन रिलेशन बताता है सर, उसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। उसको इंडिकेट करते किससे? उसको इंडिकेट किससे करते हैं? सी से। अगर मैं 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन करता हूं तो जो कंजम्पशन होता है उसको इंडिकेट किससे कर? 0 इनकम पे कितना कंजम्पशन होता है? सी बार। यहां तक कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बताया कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन क्या चलेगा हमेशा? लीनियर। क्या चलेगा? लीनियर। यहां तक कोई दिक्कत? अब वापस अगर हम लाइन की बात करें तो मैथमेटिकली जो मैथमेटिक्स बोलती है वो लाइन की इक्वेशन इस तरह बोलती है, y इक्वल टू, मैथमेटिकली यही होती है इक्वेशन, ठीक है ना, y इक्वल टू ए प्लस। और मैथमेटिक्स की भाषा में इस वाले पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेप्ट। इसको क्या बोला जाता है? मतलब अगर आप जैसे लेट से एक ग्राफ बना दो, ये ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ पे x है और यहाँ y है,
लाइन क्या होती है भाई, यहां से मान लो एक लाइन पास करी मैंने, अब मैं अगर x की वैल्यू पुटअप करता जाऊं तो इस लाइन पे y क्या आता जाएगा, मेरे को वो निकलता जाएगा, सिंपल। भाई मैथमेटिक लाइन की इक्वेशन यही तो होती है कि आप x की वैल्यू ये पुटअप करोगे तो y कितना आएगा, वो आप इसी इक्वेशन में पुटअप करते हो, निकलता जाएगा। मेरी बात फिर ध्यान देना, यहाँ कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट मैथमेटिक्स का आएगा अभी यहाँ पे। मैंने लाइन की इक्वेशन इस तरह बताई आपको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन में ये, इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं तो ये ग्राफ है मेरे सामने, ये x है ये y है। अब मान लो मैंने ये क्रॉस ऐसे कर दिया, तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये कहलाता है इंटरसेप्ट। ये क्या कहलाता है, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। ये मैथमेटिक्स की भाषा समझा रहा हूं। जो बी होता है ना, बी, ये वाला बी, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं लाइन की, इसको क्या बोलते हैं, लाइन की, मतलब ये ढलान, ये स्लोप, मतलब ये स्लोप, मतलब ये ढलान, दिस नोन एज स्लोप। और ये जो एक्स होता है ना, वो ये वाला एक्स होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, लाइन की जब स्लोप मैंने बात की, इस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं जैसे मान लो एक्स की वैल्यू चेंज करता जाऊं तो मेरे सामने क्या निकल जाएगा, y। अब मेरे को मान लो इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है, तो बताओ ए चेंज होगा क्या, क्या ए चेंज होगा क्या, ए चेंज नहीं होगा। लाइन की जो स्लोप है वो जितनी यहां है उतनी यहां भी होगी, वो जितनी यहां है उतनी यहां भी होगी, वो जितनी यहां पर है उतनी यहां भी होगी, तभी तो लीनियर फंक्शन है, तभी तो लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। बट चेंज क्या होगा, एक्स। आप एक्स चेंज करते जाओगे, इस पे आपने एक्स रखा, मान लो यहां पे एक्स गिवन है आपको, लेट से 30। अब सर इस 30 पे y की वैल्यू क्या होगी थ्योरेटिकली, तो दिस प्लस इसकी स्लोप इनटू एक्स। लॉजिकली समझो ना, y कितना होगा, अगर x, मैं इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन है, x को कितना पुटअप कर दिया मैंने, 30, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं, स्लोप, मतलब ये ढलान को, और इनटू क्या, प्लस क्या कर दूं, तो उतना y जाएगा, y तो a प्लस जा रहा है। इस पॉइंट पे ही बताओ a क्या रहेगा, कोई सेम, स्लोप क्या रहेगी हमेशा सेम, क्या चेंज होगा, इस पॉइंट पे भी a और b क्या रहेंगे हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि a और b वो तो हमेशा क्या रहते हैं, b का मतलब, b का मतलब और a का मतलब इंटरसेप्ट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहां तक कोई दिक्कत एक बार। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट कौन सा होता है, जीरो। ये पॉइंट कौन सा है, जीरो। अब जीरो पे भी कुछ y एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर, अगर समझना मेरी बात, x और y, दिस इज योर जीरो पॉइंट। जीरो पे भी अगर मान लो मैंने कहा y एग्जिस्ट कर रहा है, तो सर जीरो पे जब y एग्जिस्ट करेगा तो वो कौन सा कंजम्पशन होता है, ऑटोनोमस। वो कौन सा कंजम्पशन हुआ, तो अब इसका मतलब, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, x पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैंने कहा x मतलब मेरी इनकम, और कंजम्पशन हमेशा डिपेंड करेगा इनकम के ऊपर। इनकम बढ़ेगी तो ही कंज्यूम कर पाऊंगा, वरना कंज्यूम कर ही नहीं पाऊंगा। उल्टा सही नहीं होगा कि कंजम्पशन चालू कर दूं, इनकम बढ़ती रहेगी अपने हिसाब से। मैंने कंजम्पशन खर्चा करना चालू किया, इनकम जब बढ़ेगी तब, ऐसा नहीं होगा। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, बट कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनकम किसके ऊपर, सॉरी कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैंने कहा वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल, तभी तो अपन वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स रखते जा रहे हैं, वाई निकलता जा रहा है, ठीक है ना। जो गिवन होता है, अपन ने ये रिग्रेशन में भी पढ़ा था, सी वाले को ध्यान होगा, कि जो गिवन होता है वो इंडिपेंडेंट, जो निकालना होता है वो क्या होता है। तो यहां पर अपने को कंजम्पशन निकालना है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, तो यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इनकम, इंडिपेंडेंट है इनकम, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा। अब मेरी लाइन की इक्वेशन इस तरह से है, अब y की जगह क्या लिख दूं मैं,
वाई तो निकलेगा, मतलब मेरे लिए तो वाई की जगह सी होगा। ए की जगह जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूं, तो इसलिए क्या लिख दूं, सी बार प्लस बी। बी अभी मैं बात करता हूं क्या होता है। बी मतलब ये होगा वो स्लोप, दिस इज और स्लोप, ये स्लोप निकालेंगे बी के अंदर। और अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स का मतलब मेरी, तो आपकी कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इंटू वाई। अब आप अलग अलग इनकम पुटअप करते जाओ, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्या निकलता जाएगा, सी निकलता जाएगा। आई बात समझ में। अब व्हाट इज दिस बी कॉल्ड, बी का मतलब मैंने बताया क्या होता है, स्लोप। बी का मतलब होता है स्लोप, ये तो क्लियर है। और थ्योरेटिकली जो मैथमेटिक्स बोलती है, अब मैथमेटिक्स स्लोप को ये बोलती है इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैथमेटिक्स के हिसाब से स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मान लो, अब मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो y अपॉन। अब इसको कैसे होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखो, मान लो मैंने लाइन की इक्वेशन बनाई, अब मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये x के दो पॉइंट्स हैं। यहां पर मान लो x की वैल्यू 20 है और यहां पर x की वैल्यू 40 है। तो मेरे को जब स्लोप निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, तो ये चीज और ये चीज, ये इसके लिए क्या हो गया, और ये क्या हो गया इसके लिए, बेस। तो ये जो लाइन का एंगल बनेगा आपका, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह आप अगर इस लेवल पे जाना चाहते हो तो ये और ये, बड़ा स्लोप कोई भी पॉइंट पे मेजर करो, स्लोप हमेशा सेम रहेगी आपकी। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीज है 20 से कितना हो गया 40, तो ये क्या बोल सकता हूं मैं, और ये जो चीज है चेंज इन वाई, यस और नो। तो अगर मैं डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ये मतलब लाइन की स्लोप। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था यहां पर, इसको मैं वापस फ्रेश लिख देता हूं। मैं लिखा 0, 50, 100। आप डेटा ऐसा लेना जिसमें रिलेशन लीनियर चले, जरूरी डेटा लो बट रिलेशन लीनियर होना चाहिए, ध्यान रखना। और लीनियर मतलब स्लोप हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी लाइन बन पाई। 20, 60, 100 और 140, सॉरी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इनकम थी, ये क्या था। अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, ये मेरी इनकम, ये मेरा, मैं लिखा 0, 50, 20, 60 और 140। अब इनकम लेवल 0, तो ही मैंने कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया, यहां से स्टार्ट करूं, लाइन तो यही बनेगी ना पॉइंट। 50 पे 60, 100 पे और 150 पे मैंने एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है। अब मैंने बोला ये जो चेंज है और ये जो चेंज है, और अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा है, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब ये कितना आया, ये क्या चीज है, वो कितना है। अच्छा डेल्टा वाई मतलब डेल्टा सी, डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मतलब इनकम, ठीक है। डेल्टा वाई मतलब यू कंफ्यूज ना, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं, इनकम है, डेल्टा चेंज इन इनकम।
वो कितना हुआ? तो मैंने अगर इस 40 को 50 से डिवाइड किया तो वो कितना आया मेरे सामने? 0.8। लाइन की स्लोप कितनी है? 0.8। अच्छा, इसको अगर मैं अब अलग वे से रिप्रेजेंट करूं, यहां तक सबको समझ में आया? अब इसको मैं अलग वे से ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि सर जब मेरी इनकम 0 से 50 बढ़ी तो कंजम्पशन 20 से 60 कर दिया मैंने। मतलब इनकम में ग्रोथ जब 50 रुपए की हुई तो कंजम्पशन में ग्रोथ कितनी हुई? मतलब हर एक रुपए इनकम बढ़ने पे 80 पैसे कंजम्पशन बढ़ा है मेरा। ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब इनकम की ग्रोथ 1 रुपए पे हुई तो कंजम्पशन मेरा कितना बढ़ा? 80 पैसे। और मैंने कोशिश की 20% सेव करने की, बट स्टार्टिंग में नहीं हो पाया। फिर मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ी, आप चेक करो अगले भी लेवल पे। फिर इनकम 1 रुपए से बढ़ी, जब 50 से बढ़ी कंजम्पशन फिर मैंने 40 से बढ़ाया। मतलब फिर 1 रुपए ग्रोथ पे 0.8 का कंजम्पशन बढ़ा। वापस 1 रुपया ग्रोथ हुई, 0.8 का कंजम्पशन बढ़ा। अब यहां पर तो हमको एक और कंसेप्ट याद आता है कि जो चीज चेंज मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट, एक यूनिट के लिए, कि एक यूनिट इनकम बढ़ी तो इतना आगे बढ़ा। 11th पे जाओ, रिकॉल करो, मार्जिनल एक वर्ड बताया था, मार्जिनल एडिशनल। मैंने एक दिन पढ़ाया था मार्जिनल कॉस्ट, कि सर मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल मतलब एडिशनल। द वर्ड मार्जिनल मींस, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड बोला मार्जिनल कॉस्ट, कि मतलब एक यूनिट अगर मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, वो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। भाई अगर आप 1 रुपया एडिशनल कमा रहे हो तो इनकम में कंजम्पशन में कितना चेंज, वो मार्जिनल। जहां पे चेंज आप 1 रुपए से मेजर करते हो, मतलब एडिशनल 1 रुपया, मतलब एडिशनल मतलब मार्जिनल। अगर मैं बात करता हूं वर्ड मार्जिनल कॉस्ट की, जिसको एमसी का, एक का एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब 1 रुपया अगर मेरी एक यूनिट आउटपुट बढ़ा तो कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, वो जो चेंज मेजर करता है वो कहलाती है मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट आउटपुट बढ़ा तो कमाई कितने से बढ़ रही है, वो जो कमाई मेजर करते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एवरी इंक्रीज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट, व्हाट इज द चेंज इन कॉस्ट, वो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट। तो जब मैंने बोला 1 रुपया इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, 0.8, तो इसको मार्जिनल कंजम्पशन कहते हैं। बट इकोनॉमिक्स ने तो थोड़ा सा नाम अलग कर दिया, नाम तो वही बोला मार्जिनल, बट इसको बोल दिया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब मार्जिनल आपकी ताकत, प्रोपेंसिटी में ताकत कितनी है कंज्यूम करने की, और शॉर्ट फॉर्म बोल दिया इसको एमपीसी। मतलब हर 1 रुपए इनकम बढ़ने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितनी ताकत है कंजम्पशन करने की। तो अब मेरी बात समझना, मेरे को एक बात बताओ, क्या डेल्टा वाई को जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा, डेल्टा वाई को जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा तो बोलो 0.8 आता है कि नहीं आता है? और 0.8 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 1 रुपया इनकम बढ़ने से कंजम्पशन इतना बढ़ा। और जब 1 रुपया रिफ्लेक्ट करने से आया तो वो क्या कहलाएगा मेरा? तो मतलब स्लोप का मतलब क्या हुआ, एमपीसी। स्लोप का मतलब क्या हुआ? तो अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि जब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था लाइन की इक्वेशन में, तो सर y एक्सिस तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो y की जगह आप क्या लिख दो, c। सर a की जगह क्या लिख दो, c बार। सर b की जगह क्या लिख दो, और x की जगह क्या लिख दो। तो फाइनल कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, c इक्वल टू c बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। और अगर एमपीसी निकालना है तो वो क्या होगा, डेल्टा c अपॉन, दिस इज योर एमपीसी। ये क्या बताएगा, 1 रुपया इनकम बढ़ने से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ बताएगा, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बताओ ये कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, तो क्या निकलता जाएगा आपका y। तो आप उस, ये गिवन होगा अपने को, y गिवन होगा, ये अपने को निकालना पड़ सकता है, ये कांस्टेंट रहेगा, तो आप y की वैल्यू चेंज करते जाओ, क्या निकलता जाएगा आपका, c निकलता जाएगा। ये होता है कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। चलो वापस समझाओ। एनी डाउट, क्लियर है सबको?
अब लिखो आगे। हाँ, अगर लीनियर रिलेशन है तो सेम ही रखना होगा, अगर सेम नहीं होगा तो लीनियर फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे। भाई ये कैलकुलेशन आप तभी कर पाओगे जब आपका रिलेशन लीनियर होगा, वरना कैसे निकालेंगे? तो उससे उस केस में चेंज होगा ना फिर, उसे चेंज हो, आप लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा फिर उसके थ्योरेटिकली एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे फिर अपन, थ्योरेटिकल एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है फिर आपका, है ना? भाई आज जैसे मान लो, अभी आप आगे वैल्यूएशंस पढ़ोगे, अपन इक्विटी शेयर की प्राइस एस्टिमेट करते हैं। अब कंपनी में कोई ड्रास्टिक चेंज हो गया, हमने एस्टिमेट किया ही नहीं, फॉल हो गया, बट फॉल हो जाए हो सकता है, तो अपन एस्टिमेशन थ्योरेटिकली करते हैं, प्रैक्टिकल क्या होगा हमको नहीं पता, बट थ्योरेटिकल एस्टिमेशन ऐसे होंगे। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, कहां तक लिखा है तुमने? तो सिंस द कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, जो टेबल बनवाई थी उसके बाद ही लिखना, सिंस द कंजम्पशन फंक्शन is linear, so it is represented with equation of line, equation of line, that is y equal to a plus bx is intercept at y axis when x is 0, b is slope of the line, b is slope of the line. स्लोप ऑफ द लाइन, और y एक्सिस पे हम लोग इंडिकेट करेंगे c, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x एक्सिस पे हम लोग इंडिकेट करेंगे y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे c और x एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे y। c मतलब डिपेंडेंट, y मतलब इंडिपेंडेंट। y मतलब इनकम है ना, y पे यहाँ पे का मतलब, y का मतलब क्या है? इनकम। तो इसको ग्राफ पे लिखो, this is your y and this is your c। ये c की लाइन बना लो, और ऐसे एक और लाइन देवा दो 45 डिग्री एग्जैक्ट, ये इनकम लाइन है आपकी y। ये BEP, c इक्वल टू y। ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ये कर लिया नोट? ठीक है, अब इसमें ना इसको इस तरह बता देना, इसको एरो करके इधर लिख देना डेल्टा c इक्वल टू 50, डेल्टा y सॉरी, डेल्टा y इक्वल टू 50, और ये वाला एरो करके इधर बता देना डेल्टा c इक्वल टू 40, डेल्टा c इक्वल टू 40, डेल्टा y इक्वल टू 50। अब नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखना, at every point in the above line
स्लोप will remain same. स्लोप ब्रैकेट में लिख देना b, जो ऊपर इक्वेशन में b है ना वो, हर पॉइंट ऊपर लाइन में स्लोप क्या रहेगा हमेशा सेम. द स्लोप is known as MPC. The slope is known as MPC. अब लिखो नेक्स्ट लाइन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं प्रोपेंसिटी की. ये स्पेलिंग है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आगे मत लिखना, वहीं पे स्पेल करे, अगर दिक्कत है तो ये देख के वहां तो लिख देना. यहां तक नोट कर लिया. इट इज द स्लोप ऑफ consumption function and indicates the change in consumption by rupee 1 when the income changes, change in consumption by rupee 1 when the income changes by rupee 1. मतलब जब इनकम में 1 रुपए का चेंज आएगा तो कंजम्पशन में कितना चेंज होगा वो बताता है एमपीसी. मार्जिनल मतलब 1 रुपया, हमेशा ध्यान, मार्जिनल मतलब एक पॉइंट पे मेजर करेगा. और सिंगल यूनिट इसलिए मार्जिनल. मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि एडिशनल 1 रुपया इनकम बढ़ी तो एडिशनल कंजम्पशन कितना हुआ. अब नेक्स्ट देखो एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो अब अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की लाइन लिखूं तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन is indicated as C equal to C bar into Y. This is your intercept. This is your slope. ये आपकी इनकम और ये आपका कंजम्पशन. नोट कर लिया. तो ये अपनी बात की कौन से फंक्शन की, कंजम्पशन फंक्शन की. तो यहां तक कोई डाउट. सबसे इंपॉर्टेंट है एमपीसीएस के अंदर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 1 रुपया जब इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा बताता है एमपीसी. फॉर्मूला इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. नोटिंग कर लिया.
फटाफट नोटिंग करो इसको। देखो नेक्स्ट हेडिंग, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन एस। देखो सेविंग फंक्शन एस। हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ लिखो लिखो। हाँ हाँ लिखो, दैट फंक्शन विच शोज relationship between saving S and income Y। अब ऐसा फंक्शन जो रिलेशन बताता है सेविंग और इनकम का, वो कहलाता है सेविंग फंक्शन। अब जो हमने टेबल ड्रॉ करी थी ना, उस टेबल से ही हमको एक चीज पता है कि इनकम क्या होगा हमेशा, C+S। Y क्या होगा हमेशा, C+S। तो Y वापस सेम टेबल बनाना, 20, 60, 100, 140। S क्या हो जाएगा, Y माइनस सी। तो इट इज -20, -10, 0 और 10। तो अगर आपको कभी भी नेगेटिव सी बार क्यों है, मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज नेगेटिव सी बार। ये नेगेटिव सी बार है। ये नोटिंग कर लिया। अब इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं इसी चीज को। अब अपन ने देखो ऊपर जैसे इनकम और कंजम्पशन ग्राफ बनाया था ना, अब हम बनाएंगे ग्राफ इनकम और सेविंग का। अब एक बार इनकम और सेविंग का ग्राफ देख लेना। देखो 0, 50, 100 एंड ये कंजम्पशन, सॉरी इनकम। अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग इधर देखना एक मिनट। यहां पर मैंने इधर लिखा, अज्यूम करो 10, 20, इधर -10। अब मेरे को बताओ जीरो लेवल पे व्हाट इज योर सेविंग। ये सेविंग है, वापस वही बात है, सेविंग डिपेंडेंट है इनकम पे, इनकम सेविंग पे डिपेंडेंट नहीं है, सेविंग इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो जीरो लेवल पे कितना, 50 पे, 100 पे। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और इधर अगर अभी क्या अपन ने ये ग्राफ सेविंग पढ़ा, अब अगला क्या, दोनों ग्राफ साथ में बनता है तब ये वाला पॉइंट ऊपर भी सेम आ रहा है कंजम्पशन पे, और 150 पे कितना है। अब आप बताओ, इस तरह बन गया ग्राफ, तो ये क्या हुआ अपना सेविंग। अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना, ये चीज और ये चीज जो है, इसको क्या बोल सकता हूं, चेंज इन इनकम। तो ये क्या हुआ, चेंज इन, -10 की चेंज है या 10 का चेंज है, अपन माइनस इग्नोर कर देते हैं, चेंज 10 का है। इसी तरह ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये भी चेंज है। तो आपका ये वाला एंगल निकलता जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अब मेरे को बताओ, वापस अगर इक्वेशन वही है, तो y पे क्या है इस केस में, s, a पे इंटरसेप्ट, बट वो क्या हो गया, -c बार। अच्छा b, उधर एमपीसी था, तो इधर क्या हो जाएगा एमपीएस। ये क्या बता रहा है, इनकम जब 50 से हुई तो सेविंग में कितना चेंज हुआ,
10 का, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब एक बार क्या करो, ये आप एक बार इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लो, ये बना लो, इक्वेशन मत लिखना ऊपर, मैं इक्वेशन प्रॉपर लिखवा देता हूँ। हाँ, माइनस सी बार हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो नेगेटिव है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, तो ए यहाँ पे ए नेगेटिव में जा रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेप्ट उधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, इसलिए वो -20 लिखा मैंने। बट वो होगा हमेशा माइनस सी बार ही होगा, जो जीरो सी है वही तो जीरो लेवल पे माइनस इंटरसेप्ट नेगेटिव में जाएगा। ये लिख लिया, तो सेम ये ग्राफ बना लिया, थोड़ा फटाफट करो, तुम ही लेट हो रहे हो। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन द above function will be written as, लिखो फटाफट, लाइन की इक्वेशन में अब ये फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस बी की जगह लिख दो एम पी एस इंटू वाई। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिख लो बस, नेक्स्ट देखो एम पी एस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, it indicates change in saving when there is change in income by rupee 1, change in saving when there is change in income by rupee 1, तो the MPS equal to, चलो बस, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, बस एक फॉर्मूला और लास्ट, बस बस ये हो ही जाएगा टॉपिक, बस एक लास्ट लास्ट फॉर्मूला बस। एक और पॉइंट बस है लास्ट, अब देखो तुम है ना यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लेना, सब लोग 1 मिनट बस, लास्ट 2 मिनट्स और है। देखो, इनकम जब 0 से 50 चेंज हुई, कंजम्पशन में कितना चेंज आया था, यहाँ 50 का चेंज आया, कंजम 40, सेविंग में कितना चेंज आया 10। तो आपका एमपीसी अपन ने 0.8 निकाला था, एमपीसी 0.8 निकाला था, एमपीएस कितना हो जाएगा, उसी तरह यहाँ 50, यहाँ कितना हुआ, यहाँ वापस कितना हुआ, तो यहाँ पे 0.2 0.8 और सेम केस इधर भी है। तो अब अगर मैं फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस ऐसे बोलूं कि एमपीएस प्लस एमपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, रिलेशनशिप हमेशा चलेगा।
भाई कंजम्पशन और सेविंग, 1 रुपए की इनकम हुई तो इतना चेंज हुआ सेविंग में, इतना चेंज हुआ कंजम्पशन, दोनों मिला के 1 रुपए के बराबर होंगे कि दोनों 1-1 रुपए मेजरमेंट कर रहे हैं। तो लिख लो फाइनल एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। ये ऑलमोस्ट आपका 3-4 चैप्टर हो चुका है, ठीक है ना। एक क्लास और चाहिए, चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।